डिफरेंट लैंड टाइप्स हैं यहाँ पे इस मंडला में, कान्हा रीजन में। बेसिकली 3 लैंड टाइप्स हैं, अपलैंड, लो लैंड और मीडियम लैंड जो बात करते हैं। उसमें भी इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रैक्टिसेस होती हैं। घर के पास कुछ करते हैं, लो लैंड में कुछ करते हैं, मीडियम लैंड में कुछ करते हैं, और अपलैंड में जो कोदो कुटकी और बाकी चीज़ें करते हैं। तो उस पर तो ये देखा गया कि जो अपलैंड है उससे इनका इंटरेक्शन जो फार्मर का 3 से 4 महीने का रहता है सिर्फ। मतलब उनने उगाया, काटा, ख़त्म, फिर वो अपलैंड पे जाते ही नहीं है। बट अगर हम मीडियम लैंड जैसे मोटो मोटो ज़मीन जिसकी बात करते हैं, झीला ज़मीन जिसकी बात करते हैं, या पहाड़ी खेत की बात करते हैं, यहाँ पे इनका किसानों का इंटरेक्शन 9 से 10 महीने का होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को इंटरेक्शन कम कर रहे हो, उस जगह पे कम जा रहे हो, तो वहाँ से आपका जो लगाव है वो कम हो जाता है। और लगाव कम होने की वजह से क्या होगा, आप उसको ऐसे ही समझोगे। मतलब उस ज़मीन की उनके लिए सिर्फ कोदो कुटकी उगाना, उसको ख़त्म करना, सिर्फ उतनी वैल्यू है। तो हमको किस तरह से उसका उनका नज़रिया बदलना है, ये सबसे बड़ी हमारा चैलेंज है। किसानों का नज़रिया किस तरीके से बदलें हम। तो किसानों का नज़रिया बदलने के लिए किसान वहाँ पे जाए, वहाँ पे रेगुलर जाए, वहाँ पे जाके देखे कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। क्यों हम पैडी, क्योंकि अभी किसान क्या समझ रहा है कि धान जो इसकी मुख्य फसल है, धान के लिए कि वो बिल्कुल हर चीज़, कोई भी नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। तो वो हमेशा वीकली जाएगा या डेली बेसिस पे जाएगा, वहाँ पे जाके काम करेगा, निदाई करेगा, सब कुछ करेगा, और कटाई करने के बाद उतेरा करके, अगर पानी की व्यवस्था नहीं तो उतेरा करके बटरा मसूर वो सब डाल देगा। बर्रा खेत में क्या होगा, वो नहीं करेगा। वो जाएगा, लगाएगा, अगर टाइम है तो वीडिंग करेगा, नहीं है तो वो भी नहीं करेगा, लास्ट में जाके कटाई करेगा, लेके आ जाएगा, बस खत्म। अगर उसमें भी अगर जंगली जानवरों का अटैक हो गया तो वो भी नहीं काटने जाएगा कि अरे यार मैं इतनी मेहनत करके क्यों जाऊँ। तो ये हमको समझना ज़रूरी है कि वहाँ पे कल्टीवेशन प्रैक्टिस किस तरह से चेंज की जाए, उनका इंटरेक्शन बढ़ाया जाए उस फील्ड में, कि हम उस फील्ड तक जाएँ, ना कि हम इसी फील्ड तक सीमित हैं। और अगर यहाँ की लैंडस्केप की बात करें तो ये उनका घर होता है, ये जंगल होता है। जंगल के बीच में ये बाड़ी ज़मीन होती है, बाड़ी ज़मीन के बाद ये कुछ मध्यम ज़मीन होती है, फिर लो लैंड होता है, फिर ये बर्रा होता है, फिर जंगल होता है। ऐसे ही होता है दीदी। तो यहाँ पे जो बाड़ी में वो 25 से 30 प्रकार की फसलें लगाते हैं, और यहाँ पे आके वो सेम ज़मीन है, लैंड टाइप सेम रहता है, पर यहाँ पे जाके वो सिर्फ एक कोदो कुटकी लगाते हैं। क्या इधर की कुछ चीज़ों को यहाँ पे ले जाके लगाया जा सकता है? ये हमने जब बात करी, लोगों से पूछा, तो उन्होंने का आंसर था यस, ये किया जा सकता है, पर जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, इस वजह से नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी जंगली जानवरों का अटैक होता है, यहाँ पे भी होता है, पर यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। पर एक और चीज़ उससे निकल के आई रही कि क्या हम अगर एक ब्लॉक में लगाएं, मतलब 25 से 30 किसानों का पूरा पैच है, वो अगर उसको लगाता है, एक इंडिविजुअल किसान की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरे पैच की बात करेंगे कि अगर पूरा पैच अगर उस जगह को लगाता है, अगर कोदो कुटकी सबको ही लगाए हैं, तो जंगली जानवरों का अटैक सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, तो कम कम होता है। अगर वही जगह अगर एक ही बंदा लगा दे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमको इंडिविजुअल अप्रोच की जगह कोलैबोरेटिव अप्रोच की बात करनी पड़ती है। गाँव में जाके कोई भी ये नहीं बोलेंगे कि भैया आप लगा दो, हम आपका डेमो करके बाकी लोगों को सिखाएंगे, ऐसा नहीं। आप उसको लगाओगे, वो फेल होगा, बाकी कोई दूसरा करेगा नहीं। तो कोलैबोरेटिव अप्रोच पे जाना है। तो कोलैबोरेटिव अप्रोच के लिए हम लोगों ने फिर किसानों को तैयार किया था। अब तीसरी चीज़ क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं इंटरेक्शन की, वो किस तरह से बढ़ाया जाए। इंटरेक्शन ऐसा है कि मोनोक्रॉपिंग हो रही है, मोनोक्रॉपिंग को कैसे मल्टी क्रॉपिंग में किया जाए। जैसे सात्विक जी ने कहा था कि कोदो कुटकी की ज़मीन है, उसको मल्टी क्रॉपिंग में कैसे किया जाए। अगर आप किसी को, जैसे अब हम जनरली बात करते हैं, जो यहाँ पे 30 सालों से, 35 सालों से, 40 सालों से ब्रॉडकास्टिंग करते आ रहे हैं, मतलब छिटका बोनी करते आ रहे हैं, अगर आप उनको बोलोगे कि एक बार में आप लाइन सोइंग करोगे, कोई नहीं करने वाला। हम और आपके भी है, ठीक है। अगर हम कपड़े पहने हुए अगर आपको आज आके बोल दे कि आप धोती कुर्ता पहन के यहाँ आप नहीं आओगे, ठीक है। सेम वही है कि आप यहाँ पे बोलोगे कि अगर लाइन सोइंग करो, कोई नहीं करने वाला। अगर आप लाइन सोइंग करके आप दूसरी फसलों को इंट्रोड्यूस करोगे, कोई नहीं करने वाला। तो सिंपल सी चीज़ है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। मिनिमम हमको चेंजेस लाने हैं, मिनिमम चेंज करके आप कितना इम्पैक्ट ला सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब हम लोग गाँव में जाते थे तो हमारा ये रहता था कि आप जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, उस दिन जैसे आपने सोइंग किया, ब्रॉडकास्टिंग किया, ख़त्म। उसके बाद आप पलटते हैं मिट्टी को, एक बार ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद पलटते हैं। पलटते टाइम पे आप 15-15 फीट पे जो आप एक हार बोलते हो, उस पर एक एक ऐसी लाइन बना दो, ऐसी। अब इस लाइन में आप जो ये लाइन बन गई है, ये ब्रॉडकास्टिंग हुई है पूरे में।
कोदो की ब्रॉडकास्टिंग है। वो कोदो की ब्रॉडकास्टिंग में आप बीच में लाइन बना दो, इस लाइन में आप यहाँ पे राहर डाल दो, मूंग डाल दो, आप ज्वार डाल दो, बाजरा डाल दो, आप सेमी डाल दो, बरबटी डाल दो, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप डालो। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या करेगी, ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे अभी क्या है 4 महीने की फसल है सिर्फ, पर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप डालोगे तो 6 महीने 8 महीने की फसल रहेगी। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा समय तक क्रॉप रहेगी, ज़्यादा समय तक लोगों का इंटरेक्शन रहेगा, वहाँ पे जाएंगे और लोगों को देखने में भी समझने में भी अच्छा रहेगा। दूसरी एक और बात जो नोटिस की जाती है, बर्रा खेत में कभी खाद नहीं डाली जाती, कभी खाद नहीं डाली जाती बर्रा खेत में। वो क्यों नहीं डाली जाती, क्योंकि उनको उतना वो है नहीं, प्रोडक्शन लेना नहीं है, तो बर्रा खेत में कभी खाद नहीं डालेंगे। पर जब आप ये डालेंगे तो इससे क्या होगा कि जो इनकी लीफ लिटर रहेंगे, जो बाकी चीज़ें रहेंगी, जो इनकी जड़ें रहेंगी, वो ऑटोमेटिक ग्रीन मैन्योर बायो मैन्योर का काम करेगी और ऑटोमेटिकली ये ज़मीन भी धीरे धीरे फर्टाइल होने लगेगी। तो इस तरीके से क्रॉपिंग सिस्टम को हमने यहाँ पे चेंज किया, तो यहाँ का रिजल्ट भी रहा, अच्छा रहा। और दूसरी बात जो एक कहा था कि 1 साल 2 साल करने के बाद 3 साल के लिए परती क्यों छोड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि 4 महीने की क्रॉप लेना है, 8 महीने ज़मीन को खाली छोड़ना है, फिर उसके बाद जब फिर से 4 महीने के लिए क्रॉप डालोगे तो प्रोडक्शन कम आता है। उस प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए 3 साल तक वो खाली छोड़ देते हैं। 3 साल खाली छोड़ने पे उस पर ऑटोमेटिकली ग्रीनरी डेवलप होती है, वो ग्रीनरी डेवलप होकर ऑटोमेटिकली सड़ती है, ज़मीन में जाती है और फिर वो सॉइल का रिजनरेशन हो जाता है। उसको दूसरी तरीके से भी चेंज किया जा सकता है कि हम जितनी भी कान्हा के पास काम कर रहे हैं, सबके गांव में लाइव स्टॉक होता है, गाय बैल होता है, बट फॉडर स्कैरिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस जगह पे आप इनमें फॉडर डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला सकते हैं, ग्रीन फॉडर डेवलपमेंट का। तो ग्रीन फॉडर डेवलपमेंट आपको डायरेक्टली लाइव स्टॉक को भी हेल्प करेगा, सॉइल रिजनरेशन करेगा, और 1 साल का जो आप गैप लेते हो करंट फैलो का, उसको कंप्लीट करके वहाँ पे अगेन नेक्स्ट ईयर से वापस से कोदो कुटकी 2 साल के लिए लगा सकते हो। इसको बोलते हैं फैलो टू फॉडर, करंट फैलो को फॉडर में कैसे कन्वर्ट करना। तो इसमें क्या होता है, करंट फैलो लैंड होता है, जो भी करंट फैलो है उसको फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आपका मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सेमी बरबटी हो गया, इतने प्रकार की मिक्स करके आप पूरे खेत में छिड़काव कर दो, ऐसे ब्रॉडकास्ट कर दो, ऑटोमेटिकली वो ग्रीन फॉडर होगा। उसको आप हर 45 दिन में उसको काट के स्टोर करके रख सकते हो या गाय बैल को खिला सकते हो। उससे हेल्थ भी अच्छी रहती है, मिल्किंग भी अच्छी आती है, ये भी। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के सोच और अप्रोच के साथ जाके किसानों के साथ कल्टीवेशन प्रैक्टिस में किस तरह से काम कर सकते हैं। जो फॉडर की बात कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कुछ हमें देखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि एक तो ड्राई सीजन में फॉडर कैसे रहेगा, क्योंकि 12 मंथ्स आपका फॉडर रखना मुश्किल है। इसके लिए हमें इरिगेशन चाहिए या हमको फेंसिंग चाहिए। तो इस एरिया में फेंसिंग और इरिगेशन बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स है, जो मेरे को नहीं लगता कोई मेरा इंटरेस्टन है कि हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब खरीफ को फैलो रखा गया है। अच्छा, खरीफ को फैलो रखा गया है। अच्छा, उस टाइम पे हम में आप फॉडर उगा, हाँ, उस टाइम पे आप फॉडर रीजनरेट कर पर देंगे। खरीफ में इन जनरल लोग यहाँ पे शेफर्डिंग करते हैं, मतलब कोई चरवाहा रहता है जो उसको घुमाते हैं, और जंगलों में लोग जाते हैं या कॉमन्स में जाते हैं या ओपन एरियाज़ में जाते हैं। तो उस समय फॉडर मतलब ऐसे लगाने के लिए तो ठीक है, पर आई डोंट मैंने मेरे को लगता है किसान इस तरह करेगा कि नहीं, क्योंकि उनके पास वैसे ही इतना काम रहता है खरीफ में, फिर फॉडर जैसी चीज़ के लिए वो टाइम इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं, ये उसके लिए कोई टाइम नहीं। वही मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, एक बार जोत के जैसे कोदो कुटकी फेंकते हैं, जोत के फॉडर फेंकना है बस। मतलब मक्के की बीज रहते हैं, सेमी बरबटी के बीज रहते हैं, और ज्वार बाजरा नहीं है तो ज्वार बाजरा का कोई दूसरी ग्रीन फॉडर है, उसके बीज आप फेंक सकते हैं। मतलब ये इसमें थोड़ा सा मेरा हाँ, आई वुड वांट टू सी कि ऐसा सिस्टम्स एक्चुअली वर्क कर रहा है, क्योंकि इस रीजन में कुछ रीजन्स जहाँ पे फॉडर को उगाया जाता है, कल्चर है फॉडर उगाने का, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, पर इस रीजन में हमेशा ओपन ग्रेजिंग और लोगों ने फॉडर को एक नेचर का एक एंडाउमेंट माना है। वो फार्मर फॉडर उगाएंगे, ये थोड़ा सा एक लीप है फॉडर फार्मर के लिए। तो मेरे ख्याल से वो होने से तो बहुत अच्छा है, लेकिन देयर आर चैलेंजेस इन दैट। या वी डन। हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। हम लोग जब काम चालू करते हैं, हम सबसे पहले केवल 3 चीज़ देखते हैं, और इन 3 चीज़ों में अगर एक भी चीज़ ऐसी मिलती है जिससे हम जूझ नहीं पाएंगे, जिसको हम जीत नहीं पाएंगे, तो हम काम ही नहीं चालू करते हैं। उसमें पहली चीज़ होती है एक किसान जिसकी सोच
इस तरह की हो कि वो आगे बढ़ना चाहता हो। अगर कोई किसान बिल्कुल हताश ही है ज़िंदगी से, तो उसके साथ हम मेहनत नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं पानी की व्यवस्था, अगर नहीं है तो हम कितने सस्ते में और कितने अच्छे से हम ला सकते हैं। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं, जिसके बारे में आप दोनों बात कर रहे थे, कि क्या हम उस ज़मीन को फेंस कर सकते हैं एक कलेक्टिव की तरह। हमने ये जो काम किया, तो हमारे पास में, हमने कल बताया ना आपके पास वो 50 फार्मर्स हैं आज की तारीख में। 50 फार्मर में हमारे पास में 220 एकड़ ज़मीन एकत्रित है, और एक भी फार्मर की ज़मीन को सिंगल रूप से हमने फेंसिंग नहीं करी है। तो हमारी फेंसिंग की कॉस्ट कम हो जाती है, हमारी कम्युनिटी की ओनरशिप हो जाती है। किसी को गांव के बाहर जाना होता है या बाजार जाना होता है, तो वो अपने पड़ोसी को बोल के जाता है, तो कोई ना कोई आदमी उस फेंसिंग के अंदर में हमेशा रहता है। एक और चीज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, फॉडर की, हम लोग लास्ट ईयर से कोशिश कर रहे थे। कल, आज की रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है, कल हमारी टीम ने नेपियर ग्रास का एक पैच लगाया है। तो वही है कि पूरे 50 किसान से अगर बात करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन कि कोई एक भी अगर तैयार हो जाएगा और वो सक्सेस हो जाएगा, तो अगले साल बाकी लोग भी तैयार हो जाएंगे। हम लोगों ने पिछले साल आलू लगवाया, क्योंकि जमीन के ऊपर की बहुत सारी चीजें बंदर नाश कर देते थे। हमने बाकी जानवरों को तो रख लिया बाहर, और अपन जंगली जानवर की बात कर रहे हैं। शायद सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हम लोगों के किसानों के गाय भैंस की वजह से होता है, और उसकी वजह से उनके रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं तुम्हारी गाय मेरे खेत में चर गई। तो हमने ये फेंस लगा करके ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन खोजने की कोशिश करी है। और हमारी ये कोशिश है, आप लोगों से भी सीखूंगा, अभी मैं सचिन से भी बात कर रहा था, कि पूरे साल भर हम उस जमीन पे क्या उगा सकते हैं। वो फैलो लैंड नहीं है, वो तो प्रोडक्टिव लैंड बनाने के लिए छोड़ी गई है। आज हम लोगों के पास वही तो मौका है। तो उसमें से जो भी उपज होएगी वो किसान के लिए एडिशनल आमदनी होगी। थैंक यू। जिस तरीके से हम अभी मोनोक्रॉपिंग पे जा रहे हैं, एक्चुअल में पैडी, मतलब अपन अगर अपने कंट्री की बात करें तो वीट और पैडी पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। और अगर हम मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं और हमारा कुछ रोल है, क्योंकि वो तो पुराने तरीके से जैसे करता था, और आज हम थोड़ा सा पुश नहीं करेंगे। साइंटिफिक अगर इतने रिसर्च सेंटर हैं और उनका लैब टू लैंड वाला जो प्रोग्राम वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो उसमें हमारा शायद रोल है कि कुछ साइंटिफिक मेथड जो आए हैं, जैसे क्लाइमेट जब से चेंज हुआ है, तो पुराने तरीके से जो लोग खेती कर रहे थे शायद अब सस्टेन ना करें, क्योंकि बारिश उतनी हो रही है बट उसकी इंटेंसिटी इतनी है कि पुराने उसमें और अभी के उसमें चेंजेज आया है, नंबर ऑफ डेज कम हुए हैं। तो हमको कुछ कुछ साइंटिफिक मेथड जरूर डालना चाहिए मिलेट्स प्रमोशन में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, जब हम डोमेस्टिक में ला रहे हैं उस क्रॉप को, जब हम सीड भी ढूंढ रहे हैं, कुछ अच्छे जीन ढूंढ रहे हैं, तो वो मेथड को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। ये बस एक जैसे अपलाइंस की बात हो रही है, और जैसे जिस तरीके का स्ट्रगल है उसके अंदर में, मतलब हमारे घरों से दूर है, जंगल के पास है, और पानी की कमी है, आपका लैंड का क्वालिटी एकदम बहुत ही अच्छा नहीं है, डिग्रेडेड क्वालिटी है, और धीरे धीरे उसका जो बहता है, जो लैंड इरोजन है वो भी ज़्यादा है। एक सिंपल सा जो तरीका हम अभी कोशिश कर रहे हैं और कर सकते हैं, कि इस तरीके की प्रजातियां जो थोड़ी हार्ड हों, जैसे आपका मान के चलिए जो एरिया में होता हो, जैसे खमेर हुआ, कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री का जो मॉडल हम लोग बोलते हैं, तो फॉरेस्ट्री स्पीशीज़ का जो भी हुआ, तो जैसे आंवला एक फ्रूट की तरीके से हो सकता है, आप खमेर करते हैं तो 8 से 12 साल के बीच में आता है, तो इस तरीके से भी कुछ क्रॉप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और 20-20 फीट के जो मॉडल है, तो एक उसको भी कर सकते हैं, तो जिसमें आपका कुटकी राहर एक साथ में होता रहेगा और बगल बगल में ही आपका प्लांटेशन होता रहेगा। इससे ज़मीन जो होगी वो पकड़ी हुई रहेगी, तो सोइल इरोजन नहीं होगा। अगर आपका प्लांटेशन अगर अच्छा रहता है तो जड़ों में आपका माइक्रोल पॉपुलेशन है जो बढ़ेगा, आपका मॉइस्चर रिटेन करने में मदद करेगा, आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करने में मदद करेगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम और ट्राई कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब वहाँ पे पानी की व्यवस्था बनाना, या किस तरीके से हम थोड़ा कम पानी वाली चीज़ों को, या लैंड ट्रीटमेंट, जैसे अगर मान के चलिए कंटूर जैसी चीज़ें हैं, या वहाँ पे जैसे जलकुंड जैसे मॉडल हैं, अगर इस तरीके की चीज़ें हम लोग कर पाते हैं तो थोड़ा उन ज़मीनों का डबल प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के हिसाब से कर सकते हैं। उसमें क्या है, बंदर यदि जहाँ पहुँच गए ना, उसने एक फर्स्ट दिन एक आएगा, दूसरे दिन पूरी पार्टी आएगी ना, तो बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। आप
पेड़ को देखना, ऐसे ऐसे दोनों साइड उल्टा पलटा के कुछ नहीं ना उड़द भी नहीं बचती, तुअर भी नहीं बचती, कोई चीज़ ऐसे है। एक सुअर है और एक बंदर, ये 2-3 चीज़ इतने परेशान करती हैं वास्तविकता में। जो कुटकी है ना, कुटकी के बाल को ऐसे रूच के और अपने मुख में रखता है। जो कोदों के बाल है उसको ऐसे एक हाथ से पकड़ता है और एक हाथ से रूच के अपने जो बच्चा रखता है उसको तक खिलाता है। भैया मैंने अपने हार में कहा है कि हमारे 24 घंटा खेती है, उसमें जाके देखते हैं कभी कभी तो हमको ऐसा जूझना पड़ता है, यदि पूरी हेड़ रही बंदरों की, एक आदमी की हिम्मत नहीं है। हम बता रहे हैं मैंने मक्का बोई, मक्का में भी क्या है वो गुफान है, गुफान के माध्यम से मैंने अपनी वेशभूषा को चेंज की। क्या है कि मैंने नीचे से फुल पैंट शर्ट पहने, ऊपर से पगड़ी बांधी और रखे गुफान। गुफान जब चलाना स्टार्ट करी, जब वो बंदर भागते हैं नहीं तो कोई लाठी से मारेगा, महिला को तो बस आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने अपने हिम्मत से मैम जी बहुत कुछ करके बचा के रखी थी। मगर अभी ज़्यादा कहा है ना कि जंगल जैसे कटने लगे, फल के कोई चीज़ नहीं है तो क्या है, फर्स्ट में वो ही है, छोटे से भी रहेगी, आप खेत में डालोगे तो बीज नहीं बचेगी। हाँ, इसी वजह से वो झीने जैसे अपन कुटकी को बोते हैं ना तो बहुत कुछ हद तक बच जाती है। हम ऐसे काट के डबिया रखते हैं, वो नहीं बचती, खराई रखते हैं तो सुअर खा जाते हैं, तो उसको तुरंत काट के लेके आओ तो ठीक है। जिस तरीके से हम मिलेट्स की स्थिति अभी आई है, मतलब शंका के संकट के घड़ी पे आई है कि मिलेट कैसे बचाएं बढ़ाएं, वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ के एक उदाहरण है कि अभी धान इतना लगा रहे हैं, जब 2500 रुपये 3000 अभी क्विंटल हुआ है, तो सरकार को स्कीम बनाना पड़ा कि आप धान के बदले दुनिया का कोई भी अनाज लगाइए, हम 9000 कुछ रुपए देंगे, 10,000 रुपये, समझ रहे हैं। तो ये ताज़ा उदाहरण है छत्तीसगढ़ का। तो एक दिन फिर ऐसा आए, जैसे अभी इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रहे हैं, पता चला 10 साल बाद हमको सरकार की योजना बनानी पड़ी कि भैया आप कुछ मत लगाइए, इस ज़मीन को 5 साल के लिए 3 साल के लिए छोड़ दीजिए, उसके लिए हम पैसा देंगे। तो फिर हम वो प्लान करेंगे कि भैया खाली छोड़ने पड़ती छोड़ दो भैया, क्योंकि जिस तरह के सौमिक जी बोल रहे हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें रीजनरेशन की चीज़ें हैं, तो चीज़ों को समझ कर के हमें जाना पड़ेगा, कि उसकी भी कहानियों को समझना पड़ेगा, उसके भी साइंटिफिक रीज़न को समझना पड़ेगा कि ज़मीनें छोड़ने से जानवरों को कितना भला हो रहा है, इकोसिस्टम को क्या भला हो रहा है, क्या वो चीज़ें किसान के हित में है, जंगल के हित में है, पूरी मानव सभ्यता संस्कृति के हित में है कि नहीं है, या हम सब में कोदो लगाने के चक्कर में फिर से धान वाले को ज़मीन को बराबर कराएंगे, पाटेंगे, क्योंकि अगर 6000 रुपये क्विंटल हो गया कोदो तो लोग धना को फिर से भर्री बना देंगे। तो कहने का मतलब है कि हम सिर्फ मुनाफा करने के लिए, फ़ायदा कराने के लिए, या किसी चीज़ों का ये करने के लिए हम पूरी इकोसिस्टम को किस तरीके से डिस्टर्ब ना करें या कैसे उसको बैलेंसिंग करके काम करें, ये बहुत चीज़ें हैं। क्योंकि बीज का जो सिस्टम है, आप हर फसल में आप मिश्रित क्रॉपिंग नहीं कर सकते, उसका एक इकोसिस्टम है। किस फसल के साथ कौन से फसल, कौन से सब्जी, कौन से कंद आप करेंगे, वो उसका एकदम प्लानिंग है। अब मिक्स क्रॉपिंग करना है, बस इतना बता देंगे किसान को, तो वो मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, सब पूरा सत्यानाश हो जाएगा, जो किया है वो भी, नहीं किया वो भी। तो ये बहुत ही क्रूशल टाइमिंग है। मिलेट मिशन हमें, मिलेट जो लैंडस्केप है वो हमें उस चीज़ों की ओर दिशा दे रहा है। तो ये बस मेरा ये थोड़ा सबको ध्यान उस तरफ लाना का। थैंक यू। ज़रूर। हमारा जो भी प्लान रहता है वो पूरा एक्सपर्टीज और सबके साथ रहता है कि उसको किस तरह से प्लान करना है। उसमें सबसे ज़्यादा हम किसान को इन्वॉल्वमेंट रखते हैं कि वो पिछले 10-15 साल, 20 साल, 25 साल पहले क्या लगाता रहा उस ज़मीन पे, और क्या ये हो सकता है, उसने कभी ट्राई किया। अगर हाँ, लेके आते हैं। अदरवाइज हम बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ लेके नहीं आते कि वहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगी। आपकी लोकल चीज़, लोकल सीड, लोकल को लेके जो होता है उसी को लेके ही पूरा प्लान बनता है, किसानों के साथ बैठ के देन उसको अडॉप्टेशन में लेके जाया जाता है। और उसमें भी खेत उसमें नहीं होता है, थोड़े से पैच में करके देखते हैं कि हाँ सक्सेस है, देन नेक्स्ट ईयर हम उसको फिर स्केल अप करते हैं।